हेलो दोस्तों, तो आपको लेके आए हैं पार्ट 2 का पदार्थ का वर्गीकरण केमिस्ट्री, है ना, जिसमें हम पढ़ेंगे पदार्थ का वर्गीकरण, है ना। तो ये हस्तलिखित नोट्स है। यह एक टॉपर का कॉपी है जो 9 क्लास में 500 में 490 नंबर लाया था। तो चलते हैं, ये टॉपर का कॉपी आप देख सकते हैं। तो ये नोट्स को अपने कॉपी में भी लिख लें, है ना, और इसे आप याद कर लें। इससे आपको एक भी क्वेश्चन, चाहे वो सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। आपको सारा क्वेश्चन जो हम करवाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं, पहले ये नोट्स को समझा देते हैं ताकि इसे आप समझ लें और इसे अपने कॉपी में लिख लें। तो चलते हैं पार्ट 2 पदार्थ का वर्गीकरण। आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है पहला पदार्थ। पदार्थ जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं शुद्ध पदार्थ और एक होते हैं अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध का मतलब शुद्ध वो पदार्थ होता है जिसमें कोई चीज़ जो है, शुद्ध पदार्थ वो होता है जो एक ही धातु से यानी एक ही परमाणु से मिलकर बने होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि शुद्ध पदार्थ को दो वर्गों में बांटा गया है, एक तत्व और एक यौगिक, है ना। तत्वों में कौन कौन से आते हैं, तो धातु, अधातु और उपधातु आते हैं। यौगिक को भी दो भागों में बांटा गया है, एक कार्बनिक और एक अकार्बनिक, ठीक है। और अशुद्ध पदार्थ में आ जाते हैं मिश्रण आ जाते हैं। मिश्रण का मतलब जो कई पदार्थों से मिलकर बने होते हैं, और इस मिश्रण में को भी दो भाग होते हैं, एक समांगी मिश्रण और एक विषमांगी मिश्रण। तो आपको ये समझा दिए हैं, ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट की ओर। अब यहाँ पर देखते हैं स्टार बना हुआ है। स्टार का मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद कर लें। ये ऑब्जेक्टिव में अधिकतर पूछे जाते हैं। लिखा हुआ है तत्वों की संख्या कितने होते हैं। तो देख सकते हैं वो स्टार में है। स्टार का मतलब VVI क्वेश्चन होता है प्यारे बच्चे। तो देख सकते हैं लिखा है तत्वों की संख्या। तत्वों की संख्या कितने होते हैं, तो आप देख सकते हैं तत्वों की संख्या जो होते हैं वो 118 होते हैं, इसे याद कर लें। उसके बाद लिखा हुआ धातु की संख्या कितने होते हैं, तो धातु की संख्या जो होते हैं वो 92 यानी 92 होते हैं। और धातु की संख्या जो होते हैं वो 22 होते हैं। इसी तरह जो है उपधातु की संख्या भी जो है 7 होते हैं। और तत्व परमाणु का बना होता है। तो इसमें स्टार होता है तत्व जो होते हैं वो परमाणुओं का बना होता है। परमाणु का मतलब जो अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना, उसी को परमाणु कहते हैं, ठीक है, समझ गए होंगे। तो चलते हैं आगे की ओर। तो उसके बाद आप देख सकते हैं स्टार में है तत्व। तत्व क्या होता है, तो समझेंगे तत्व क्या होता है। इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद कर लें मेरे प्यारे बच्चे। और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप अच्छा से पढ़ते हैं तो आप जरूर जो है मैट्रिक में जरूर जो है टॉपर आ सकते हैं, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हैं ये टॉपर की कॉपी का ही है ना। तो चलते हैं तत्व क्या है। तो तत्व उन शुद्ध पदार्थों को कहते हैं जो एक ही तरह के परमाणु से बना होता है। इन तत्व जो होते हैं उन शुद्ध पदार्थों को कहते हैं जो एक ही प्रकार के, एक ही जो है तरह के परमाणु से बना होता है, उसे हम क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सोना, चांदी, तांबा, ये जितने भी जो होते हैं वो क्या होते हैं, तत्व होते हैं, ठीक है। तो इसे याद कर लीजिएगा। एग्जाम में हमेशा पूछता है कि बताओ, है ना। जैसे सोना का सूत्र होता है वो बता दे, AU होता है, तो सोना भी एक तत्व है। चांदी भी की बात किया जाए, चांदी भी जो है ना, वो Hg, ये भी जो है वो तत्व है ना। तो तत्व जो एक ही परमाणु से मिलकर बना होता है, याद रखिएगा, उसे हम तत्व कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यौगिक का। यौगिक किसे कहते हैं ना, तो यहाँ पर देख सकते हैं दो या अधिक तत्वों को निश्चित भार के अनुपात में मिलाने से यौगिक का निर्माण होता है। यानी कहने मतलब है कि जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु से मिला बना होता है वो तत्व होता है। जैसे सोना ही बना होता है। सोना में नहीं है कि लोहा मिला देंगे, चांदी मिला देंगे, ऐसा बात नहीं होता है ना। तो सोना ही होता है, तो वो तत्व होता है, समझ गए होंगे, है ना। और यौगिक की बात किया जाए तो यौगिक जो है ये दो यानी इसमें दो पदार्थों का मिला होता है। इसमें दो पदार्थ जो हैं वो मिलते हैं, जिसे हम यौगिक कहते हैं, समझ जाइएगा। जैसे जल देख सकते हैं, जल का सूत्र होता है H2O। तो जल में इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों चीज़ मिला होता है ना। उसी तरह नमक का भी सूत्र देख सकते हैं NaCl, है ना, सोडियम और क्लोराइड, इसमें भी दो चीज़ मिला होता है। तो जिसमें दो चीज़ मिला होता है, नहीं, दो पदार्थों का मिश्रण होता है, उसे हम यौगिक कहते हैं, ठीक है। इसी तरह भी एग्जाम्पल बहुत सा भी है, जैसे आप कर सकते हैं, है ना, चूना पत्थर को भी देख सकते हैं। चूना पत्थर भी है क्या आपका यौगिक, क्योंकि उसमें चूना और पत्थर मिला होता है, ठीक है ना। तो ये समझिएगा दोस्तों, है ना मेरे प्यारे बच्चे। अब बात करते हैं मिश्रण क्या होता है। तो दो या अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से जो संयोजन बनता है उसे मिश्रण कहते हैं। या मिश्रण जो होते हैं वो दो या अधिक पदार्थों का मिलन होता है, इसमें अधिक पदार्थ मिले होते हैं, है ना, उसको हम मिश्रण कहते हैं, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे में लिखा हुआ हवा, बारूद, है ना। तो हवा जो है, हवा में बहुत चीज़ मिले होते हैं, जैसे बहुत सा धूलकण, मिट्टी कण, ऑक्सीजन,
है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे गैस मिले होते हैं, इसलिए हवा को हम मिश्रण कहते हैं, क्योंकि हवा में बहुत चीज़ मिले होते हैं। ठीक है, बारूद में भी जो होता है सोडा, गंधक, है ना, कोयला, बहुत सब चीज़ें को मिलाकर बारूद बनाया जाता है, तो इसलिए बारूद भी क्या है, मिश्रण है। ठीक है, तो याद करिएगा, है ना, मिश्रण क्या है, समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर, समांगी मिश्रण। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, समांगी मिश्रण। अब समझेंगे समांगी मिश्रण क्या होता है। तो मिश्रण का वैसा प्रकार जो हर जगह समान रूप से मौजूद। समांगी मिश्रण किसे कहते हैं, तो आप बता दें कि मिश्रण का वैसा प्रकार जो हर जगह समान रूप से मौजूद हो रहे, उसे क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण। इन समांगी का मिश्रण क्या आ जाता है कि समांगी का मतलब फिर क्या होता है, ये समझिए। तो समांगी मिश्रण का मतलब होता है जो समान रूप से मिल जाता है, उसे हम समांगी। तो जैसे देख सकते हैं चीनी और पानी, इसमें देख सकते हैं कि चीनी और पानी को मिलाया जाता है तो क्या बनता है, नमक और पानी। तो देख सकते हैं समांगी मिश्रण का मतलब होता है कि जो समान रूप से जो है वो मिल जाता है ना, उसी को समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे चीनी पानी को अगर मिलाते हैं तो समान रूप से मिल जाता है। ठीक है, चलो अब देख सकते हैं यहाँ पर अब विषमांगी मिश्रण क्या होता है। तो सेम जो है उसी का उल्टा हो जाएगा, अपोजिट। विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं, तो मिश्रण, है ना, मिश्रण का वैसा प्रकार जो हर जगह समान रूप से मौजूद न रहे, उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। विषमांगी मिश्रण का मतलब होता है जो पूरी तरह जो है वो नहीं मिलता है, उसे हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक है, आप समझ सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कागज, कुहासा, है ना, कागज़ को पानी डाल देते हैं तो ये पूरी तरह से नहीं मिलता है। कुहासा को भी देखते हैं कि पूरी तरह से वो वायुमंडल में नहीं मिलता है ना। और पानी में बालू, है ना, बालू भी पानी में डालते हैं तो बालू भी पूरी तरह पानी में नहीं मिलता है। तो ऐसे मिश्रण को जो है हम लोग क्या कहते हैं, विषमांगी मिश्रण कहते हैं। समझ गए मेरे प्यारे बच्चे। तो चलते हैं आगे देखते हैं। अब तत्वों का वर्गीकरण जानते हैं ना। तो तत्वों का वर्गीकरण जैसे हमको बताए थे कि तत्व उसे कहा जाता है जो एक ही परमाणु से मिलकर बने होते हैं ना, तो उसे तत्व कहा जाता है। तत्वों को 3 वर्गों में बांटा गया है। ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे समझना जरूरी है, समझिएगा। पहला होता है धातु, दूसरा अधातु, तीसरा होता है उपधातु। तो अधातु यानी धातु किसे कहते हैं, यानी मेटर किसे कहते हैं, तो वैसा तत्व, है ना, आप देख सकते हैं। ठीक है ना, वैसा तत्व जो ऊष्मा या विद्युत का चालन करता है उसे धातु कहते हैं। यानी धातु वैसा तत्व कहा जाता है जिसमें ऊष्मा और विद्युत धारा जो है, चालन का मतलब होता है बहना, यानी बहता हो, है ना, उसे हम धातु कहते हैं। जैसे लोहा, तांबा, है ना, ये समय क्या होता है, जो है वो विद्युत धारा बहती है, यानी करंट जो है वो प्रवाहित होती है, और इसमें गर्म करने पर भी ये जल्दी सा गर्म हो जाता है ना। तो ऐसे तत्वों को हम लोग क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब समझते हैं धातु के बारे में। अनसाइएगा नहीं कि बहुत बड़ा नोट्स है। नोट्स बच्चे बड़े तो हैं लेकिन बड़ा ही बहुत काम का चीज़ होता है, क्योंकि आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन कराएंगे। आप सारे आसानी से आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो अनसाना नहीं है कि हाँ ये बहुत बड़ा है या ज़्यादा टाइम लग रहा है ना। बस इसको सारे नोट्स को अच्छा से समझिए और अपने कॉपी में उतारिए। ठीक है, अब बात करते हैं धातु क्या होता है। तो वैसा तत्व जो विद्युत तथा ऊष्मा का चालन नहीं करता है, यानी उसी का अपोजिट बोल देना है, जिसमें विद्युत धारा नहीं बहती है, जिसमें ऊष्मा जो है वह प्रवाहित नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं। ठीक है, जैसे कार्बन, क्लोरीन, है ना, तो ये सब क्या हुआ, अधातु हुआ है, क्योंकि इसमें जो है वो विद्युत धारा नहीं प्रभावित होती है। कार्बन हो, चाहे लकड़ी हो, चाहे चमड़ा हो, ये सारे जो है वो अधातु में आते हैं ना। अब बात करते हैं यौगिक का। तो जब 2 या 2 से अधिक तत्वों जब एक निश्चित भार, है ना, भार पर रूप से मिलते हैं, यानी चलिए विद्यार्थी लोग, तो ये हम पीछे बताए थे तो इसको नहीं देखेंगे। अब चलते हैं आगे की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं तत्व और यौगिक। तत्व यौगिक में अंतर बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा गए हैं क्लास 9 में। तो तत्व यौगिक का भी आंसर को, मतलब ये नोट्स को अपने कॉपी में लिख कर याद कर लें। तो चलिए हम समझाते हैं पहला क्या तत्व यौगिक में क्या अंतर है, ऐसे तो आपको समझा दिए हैं। तो पहला क्या करा कि तत्व वो पदार्थ है जो 2 या अधिक विभिन्न पदार्थों के विभाजित नहीं किया जा सकता है, यानी तत्वों को जो है वो 2 पदार्थों में इसको विभाजित नहीं कर सकते हैं। जबकि यौगिक एक सूक्ष्म कण होता है जिसको हम अणु कहते हैं, है ना। यौगिक को विभिन्न प्रकार के परमाणुओं का बना होता है, यानी कहने मतलब कि तो आप कह सकते हैं कि तत्व जो है वह एक परमाणु से मिलकर बने होते हैं और यौगिक जो है वह 2 या अधिक परमाणु से मिलकर बने होते हैं, है ना।
और इसका दूसरा क्या है अंतर, तो तत्व एक ही प्रकार के परमाणु का बना होता है और ये दो या अधिक विभिन्न प्रकार पदार्थों का बना होता है। समझ गए? तत्व सिर्फ एक ही पदार्थ का बना होता है ना। चलते हैं मिश्रण के गुण की बात किया जाए तो मिश्रण का गुण क्या होता है, तो मिश्रण का उसी तरह गुण होता है जिससे आपको समझाया था कि मिश्रण का मतलब होता है जिसमें सभी पदार्थ जो हैं वो सभी तत्व मिले होते हैं ना। तो आप देख सकते हैं मिश्रण का गुण निम्नलिखित है। पहला है कि मिश्रण जो है एक समांगी और विषमांगी दोनों हो सकते हैं। मिश्रण को छानकर, चलने से, चालकर या वाष्पन या ऊर्ध्वपातन या चुंबकीय या पृथक्करण विधि द्वारा अलग कर सकते हैं ना। यानी मिश्रण को ये किसी विधि के द्वारा भी छानकर, चालकर ये अलग किया जा सकता है ना। जैसे मिट्टी बालू, जैसे बालू और पानी को ही रख लें है ना, उसको हम आसानी से जो छानकर अलग कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा गुण क्या है कि मिश्रण क्रिया में ऊर्जा का न तो उत्सर्जन होता है और न ही अवशोषण होता है। यानी जब कोई पदार्थों को मिलाते हैं तो उसमें कोई भी ऐसी ऊर्जा जो है वो उत्सर्जन नहीं होती, यानी उत्पन्न नहीं होती है। ठीक है। अब जानेंगे ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या है, एक तत्व होता है। उसी तरह जल भी है जो एक यौगिक है और वायु भी एक मिश्रण होता है। तो इसे भी याद रखिएगा है ना। बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जल क्या है, तो यौगिक है क्योंकि जल जो है वो दो पदार्थों से मिलकर बना है, यानी H2O। H मतलब हाइड्रोजन, O मतलब ऑक्सीजन से। ठीक है। उसी तरह बात करते हैं पृथक्करण है ना। प्यारे बच्चे, पृथक्करण क्या होता है ये समझना है। तो पृथक्करण का मतलब होता है अलग करना है ना। यानी पृथक्करण का है ना शाब्दिक अर्थ होता है अलग करना, अर्थात मिश्रण के अवयव को अलग करना ही पृथक्करण कहलाता है। पृथक्करण का मतलब अलग करना होता है, जो पदार्थ जो मिले होते हैं, जैसे होता ना है कि चावल में भूसा मिला होता है तो उसको अलग करते हैं, तो इसी अलग करने की प्रक्रिया को ही पृथक्करण कहते हैं। समझ गए होंगे। अब जानेंगे कि मिश्रण के अवयव को हर तरह से अलग कर सकते हैं। पहला आप देख सकते हैं, पहला जो है वो हाथ से चुनकर अलग करते हैं, दूसरा है छलनी से चालकर अलग करते हैं, जैसे आटा से चोकर। तो तीसरा थिराना विधि होता है जिसमें पानी में बालू को अलग करते हैं। वाष्पन विधि होता है जिसमें जल में नमक को अलग करते हैं। और छानना होता है जिसमें चाय से चपत्ती को छानते हैं। तो इस तरह जो है वो मिश्रण को अलग किया जाता है। ठीक है। इन सबको भी समझिए। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है ऊर्ध्वपातन क्या होता है। ऊर्ध्वपातन में क्या करते हैं, कपूर, जैसे देखते हैं कि ठोस कपूर होता है जो वाष्प के रूप में है ना, मतलब वाष्प के रूप में बदल जाता है, हवा गैस के रूप में बदल जाता है। तो ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा कपूर का किया जाता है। चुंबकीय पृथक्करण द्वारा जो है बालू में लोहे के कण को अलग किया जाता है। प्रवाजन श्रवण विधि द्वारा जो होते हैं पानी से पेट्रोलियम, यानी पेट्रोलियम को जो अलग करते हैं ना, पेट्रोलियम को किरासन डीजल में जो बदलते हैं वह प्रवाजन विधि से ही होता है ना, जिसमें पानी से पेट्रोलियम को अलग किया जाता है। ठीक है। अब केंद्रीकरण विधि में होता है कि आधा घुमाना, यानी इसमें क्या होता है कि इसमें है ना, इसमें जो है एक मशीन होती है अपकेंद्री विधि बताया गया है ना। इसमें जो होता है आधा मतलब घुमाया जाता है, किसी पदार्थों को अलग किया जाता है घुमाकर है ना मशीन के द्वारा। और रवाकरण में हो गया कि फिटकरी के शुद्धिकरण, फिटकरी को शुद्ध किया जाता है रवाकरण विधि के द्वारा। और क्रोमेटोग्राफी ये भी बहुत बड़ा आता है, तो है ना क्रोमेटोग्राफी द्वारा जो है वो रंग को अलग करने की विधि होती है, यानी रंग को अलग करने की विधि जो है वो क्रोमेटोग्राफी विधि से ही करते हैं। तो ये भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हम एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। बस ये सारे नोट्स को अच्छा से समझ लें मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद चलिए अब दूसरा क्या है, नेक्स्ट क्या है, भौतिक परिवर्तन क्या है। अब इसको समझेंगे भौतिक परिवर्तन क्या होता है ना, इसको ध्यान देंगे। तो भौतिक परिवर्तन क्या है, तो किसी पदार्थ में होने वाले वैसे परिवर्तन जिसमें उसके केवल भौतिक गुणों में अस्थायी परिवर्तन, जिसमें अस्थायी परिवर्तन हो, यानी कहना मतलब है कि भौतिक परिवर्तन है, यानी किसी पदार्थ में होने वाले वैसे परिवर्तन को कहा जाता है जिसमें उसमें केवल भौतिक गुण का अस्थायी परिवर्तन हो। यानी हम कह सकते हैं कि है ना भौतिक परिवर्तन उसे कहा जाता है जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। इसे लिख लीजिए अपने कॉपी में, जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है ना, उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे जल का बर्फ में बनना, जैसे जल का बर्फ में बनना और बर्फ का जल में बनना, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है ना, और इसे दोबारा हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हो गया भौतिक परिवर्तन। अब बात किया जाए रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, तो जो पदार्थ दूसरे में परिवर्तन हो, जो पदार्थ दूसरे में परिवर्तन हो या फिर परिवर्तन न हो उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। यानी कहने मतलब है कि रासायनिक पदार्थ वैसे पदार्थों को कहा जाता है जिसमें नए पदार्थ बनते हैं, जिसे दोबारा फिर उसे नहीं बनाया जा सकते है ना। जैसे दूध से दही, जब दही बन जाएगा तो दही से दूध नहीं बन सकता। ठीक है। अब यहाँ जानेंगे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर क्या होता है ना।
तो पहला अंतर आप देख सकते हैं कि यह अस्थायी परिवर्तन होता है और यह अस्थायी होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा देखेंगे कि इसमें ऊष्मा परिवर्तन नहीं होता है और इसमें क्या होता है, ऊष्मा परिवर्तन होता है, ठीक है। इसमें देखेंगे क्या कि इसमें एक नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, इसमें नया पदार्थ का निर्माण नहीं होता है और इसमें जो है वो नए पदार्थ का निर्माण होता है, ठीक ना। तो ये भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर भी जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब जानेंगे पदार्थ के घुलने के आधार पर विलयन, यानी विलयन किसे कहा जाता है। इसमें आपको समझना होगा, एक विलयन होता है, एक विलय होता है, एक विलायक होता है। तो विलयन किसे कहते हैं यहाँ समझेंगे। कहा जाता है कि जब दो या दो से अधिक अवयव के समांग मिश्रण को विलयन कहते हैं, यानी विलयन उसे कहा जाता है जिसमें दो पदार्थ समान रूप से मिल जाते हैं, उसे हम विलयन कहते हैं। जैसे होता है ना पानी प्लस नमक, यानी जब नमक को पानी में डालते हैं तो पूरी तरह से मिल जाता है, एक तरह का शरबत बन जाता है नमक पानी का, तो इसे हम कहते हैं क्या, विलयन कहते हैं, ठीक है। अब कहते हैं विलयन भी जो है वो 3 तरह से होते हैं। आप देख सकते हैं विलयन जो है वो 3 होते हैं, एक असंतृप्त विलयन होते हैं, एक संतृप्त विलयन होते हैं और एक क्या होते हैं, अति संतृप्त विलयन होते हैं, है ना। तो अब ये तीनों को बारी बारी से इसको समझेंगे, ठीक है। चलो यहाँ पर देखेंगे संतृप्त विलयन किसे कहते हैं। संतृप्त विलयन किसे कहते हैं, तो किसी निश्चित ताप पर बना हुआ विलयन जिसमें विलय की अधिकतम मात्रा घुली हो और उस विलयन में विलय की और अधिक मात्रा नहीं घुली जा सकती, है ना, तो उसे हम संतृप्त विलयन कहते हैं। और असंतृप्त विलयन किसे कहते हैं, तो वह विलयन जिसमें विलय की और अधिक मात्रा घोलने पर घुल जाए उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं, ठीक है। उसी तरह अति संतृप्त विलयन है ना, तो वह जब असंतृप्त विलयन के ताप को बढ़ाया जाता है तो विलयन की और अधिक मात्रा घुल जाती है, तो इस प्रकार के विलयन को अति संतृप्त विलयन कहते हैं, ठीक है। अब समझ गए होंगे, यानी कहने का मतलब है कि नोट में थोड़ा सा ध्यान दें कि संतृप्त और असंतृप्त विलयन जो होते हैं वह अस्थायी होते हैं, जबकि अति संतृप्त विलयन जो होते हैं वह अस्थायी होते हैं। इसे भी आप ध्यान दें, है ना। तो दोस्तों अब ज़्यादा नहीं है, बहुत ही अब थोड़ा सा ही नोट्स बचा है, इसको समझिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से क्वेश्चन जो हर एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं, बड़े बड़े कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, इसलिए हम 9 क्लास का नोट्स अच्छा से बनाएं ताकि आगे चलकर आपको गवर्नमेंट जॉब प्राप्त हो, है ना। तो चलते हैं, कह रहा है क्या कि विलयन के कणों के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं। विलयन जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान दीजिएगा। कणों के आधार पर, किसके आधार पर, कण के आधार पर जो है वो विलयन को 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। एक होते हैं वास्तविक विलयन, एक होते हैं निलंबन होता है और एक क्या होता है, कोलाइड होता है ना। तो इसको समझेंगे। वास्तविक किसे कहते हैं, तो ऐसा विलयन जिसमें कणों का आकार 10⁻⁸ सेंटीमीटर के क्रम में हो उसे वास्तविक विलयन कहते हैं। यानी इसमें कणों का आकार क्या होता है, बहुत ही बड़ा होता है, ठीक ना। आप देख सकते हैं कि इसका गुण क्या है, तो इसका गुण है कि यह समांग होता है, इसके कण छन्ना पत्र को पार कर जाता है और इसके कण दिखाई नहीं देते हैं। यानी कहने का मतलब है ना, कि इसके कण जो होते हैं वो बता दिए कि वास्तविक विलयन के जो कण 10⁻⁸ सेंटीमीटर होते हैं यह समांग होते हैं। समांग मतलब पूरी तरह से मिल जाते हैं और इसके कण इतने महीन होते हैं, इतने मतलब होते हैं कि छन्ना पत्र के भी पार कर जाता है, ठीक ना। और इसके कण को हम दिखाई नहीं देता। जैसे चीनी और पानी को घोलते हैं तो चीनी हमको पानी में नहीं दिखाई देता, तो ये भी एक तरह के वास्तविक विलयन का ही उदाहरण है ना। उसके बाद बात करते हैं निलंबन, जो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। निलंबन को समझिएगा, निलंबन, है ना। तो इसमें क्या कहता है कि वैसे विलयन जिसके कणों का आकार है ना, जिसके कणों का आकार 10⁻⁵ के क्रम में हो उसे निलंबन कहते हैं। जैसे नाली जल, नाली का जल यानी मतलब जैसे नाली का जल जो आप देखे होंगे, जब नाला बहता है, गंदा पानी बहता है तो उसका जल भी जो है एक निलंबन है। निलंबन का मतलब समझिएगा, लंबन का मतलब लंबा, यानी इसका कण जो होता है लंबा होता है, यानी बड़ा होता है, जो छन्ना फाड़ के आर पार नहीं जा सकता है ना। समझिएगा, एग्जाम में टिक मारने के लिए आता है, जो छन्ना फाड़ के आर पार नहीं जा सकता है उसको कहते हैं निलंबन, ठीक ना। ये विषमांग होता है, ये पूरी तरह से नहीं मिलता और ये अस्थायी होते हैं। जैसे चौक पानी, यानी चौक को अगर हम पानी में घोलते हैं, है ना, तो वो क्या होते हैं, पूरी तरह से नहीं घोलते हैं और इसके चौक साफ दिखाई देते हैं, तो ये जो है एक निलंबन हुए, है ना। यानी जो पानी में पूरी तरह से न घुले, छन्ना पत्र के आर पार नहीं जाता, छानने पर वह छना जाता है ना, तो उसको हम निलंबन कहते हैं। समझ गया।
चलिए अब चलते कोलाइड। कोलाइड किसे कहते हैं? तो वैसा विलयन जिसके कणों का आकार 10⁻8 सेंटीमीटर से 10⁻5 सेंटीमीटर के बीच हो, है ना, तो उसे कोलाइड कहते हैं। जैसे मक्खन, मक्खन जो है कोलाइड आ गया, ठीक है ना। इसका गुण क्या होता है कि यह टीडल प्रभाव को दर्शाता है। टीडल प्रभाव उसे कहते हैं जो कण पर पड़ने पर चारों तरफ उसका प्रकाश फैल जाता है, उसको कहते हैं टीडल प्रभाव कहा जाता है, ठीक है। इसके कण छन्ना पत्र को पार कर जाता है, ठीक है, और यह अस्थायी होता है ना। यानी कोलाइड जो होते हैं इसके कण बहुत ही छोटे होते हैं और ये छन्ना पत्र के आर पार जा सकते हैं ना, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। और थोड़ा सा ब्राउन गति इसको भी समझ लीजिए। कण के कोलाइड के कण अनवरत रूप से टेढ़े मेढ़े गति करते हैं, इसे ही ब्राउनी गति कहते हैं। ब्राउनी गति किसे कहते हैं? तो जिसके कण टेढ़े मेढ़े गति करते हैं उसे हम ब्राउनी गति का नियम भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये नोट्स आपका समाप्त हो गया। पार्ट 2 थोड़ा सा लॉन्ग था मेरे प्यारे बच्चे, लेकिन हमने सारा चीज़ मतलब सब इसमें सारा क्वेश्चन है अच्छा समझा दिए। आपका कोई भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आप सारे क्वेश्चन को जवाब दे सकते हैं। तो फिर मिलेंगे अगला वीडियो में इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव लेकर, ठीक है। तो चलते हैं, बाय मेरे प्यारे बच्चे।